हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल आर के सिविल सर्विसेज स्टडी पॉइंट में। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं और इससे पहले के वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं, यानी कि इसमें हम आज रजिया पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। इससे पहले के सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं हिस्ट्री में, आप उनको ज़रूर देख लीजिएगा। और इन वीडियोज़ में हम जो है बहुत यही कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्ट रखे जाएँ और शॉर्ट और सिंपल वे में। तो वीडियो को लास्ट तक देख लिया करिए, क्योंकि इसमें हर एक फैक्ट बहुत ज़रूरी है। पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है क्योंकि हम क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं रज़िया। देखिए, कालक्रम बताया जा चुका है, लेकिन फिर से बता देते हैं। रज़िया का कालक्रम जो है 1236 से 1240 के बीच रहा। कुछ राजनीतिक उपलब्धियां भी रही हैं और काफ़ी मतलब ये अपने आप में काफ़ी शक्तिशाली शासिका के रूप में फेमस रही। तो जीवन परिचय की अगर बात करें तो वह मध्यकालीन भारत की पहली और अंतिम मुस्लिम महिला शासक थी। तो यानी कि उस जमाने के हिसाब से पहली मुस्लिम शासिका बनी, और मतलब उस टाइम में ये अपने आप में बहुत बड़ी गौरव की बात थी। तो मध्यकालीन भारत की पहली तथा अंतिम मुस्लिम महिला शासक थी। तो दिल्ली के नागरिकों ने पहली बार अपने आप उत्तराधिकार के मामले का निर्णय किया था। तो दिल्ली के नागरिकों की ही पसंद थी कि रज़िया जो है शासन भार संभाले या शासिका बने। तो उत्तराधिकार के मामले का निर्णय किया था। राजनीतिक उपलब्धियों की अगर बात करें तो उसने जुनैदी इल्तुतमिश के, जो कि भूतपूर्व वजीर थे, के नेतृत्व में प्रांतीय शासकों के गठबंधन को समाप्त कर दिया। तो जो कि मतलब केंद्रीकृत सत्ता के लिए कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात है। तो उन्होंने क्या किया कि उसने जुनैदी के नेतृत्व में प्रांतीय शासकों के गठबंधन को समाप्त कर दिया, और उसने लाहौर के गवर्नर याकूत खां तथा भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया के विद्रोहों को दबाया। उसने अल्तुनिया अमीर आखूर से विवाह कर, देखिए ये याद रखिए, उसने अल्तुनिया से विवाह किया था। अल्तुनिया से विवाह कर, जो कि अमीर आखूर के पद पर थे। ठीक है, पद भी पूछ सकते हैं, तो याद रखिएगा। विवाह कर संयुक्त सेना का नेतृत्व करते हुए दिल्ली पर चढ़ाई की, लेकिन बहराम ने उसे पराजित कर दिया। अपने सैनिकों द्वारा परित्यक्त कर दिए जाने पर लुटेरों ने उसे मार डाला, और इसी तरीके से उनका संघर्ष लगातार जारी रहा। उस टाइम में तो संघर्ष चलते ही रहते थे। वही उत्तराधिकार के लिए संघर्ष, कभी साम्राज्य विस्तार के लिए संघर्ष, कभी आसपास पड़ोस के राज्यों से संघर्ष, इस तरीके के संघर्ष। तो ये आपसी संघर्ष ही थे लगभग। तो ये अपने सैनिकों द्वारा परित्यक्त कर दिए जाने पर लुटेरों ने उसे मार डाला था। कहाँ पर मृत्यु हुई थी? उसकी जो मृत्यु हुई थी वो कैथल के समीप हुई। ये कैथल जो है हरियाणा, तो हरियाणा में ही कैथल के समीप हुई थी। तो याद रखिएगा, मतलब मृत्यु का स्थान भी पूछा जा सकता है, तो एग्ज़ाम के लिहाज से ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। अब आगे देख लेते हैं। बहराम शाह 1240 से 1242 के बीच। रज़िया का उत्तराधिकारी जो था बहराम शाह एक शक्तिहीन तथा अक्षम शासक था। देखिए, इल्तुतमिश ने जो है अपनी पुत्री को ही उत्तराधिकारी चुना था। बाकी उसके पुत्रों में इतना योग्य नहीं थे जितनी उसकी पुत्री योग्य थी। तो ये आप देख सकते हैं कि रज़िया का उत्तराधिकारी बहराम शाह एक शक्तिहीन तथा अक्षम शासक था। उसके शासनकाल में तुर्क सरदारों ने एक नवीन पद का सृजन किया। ये इनके टाइम की बहुत ज़्यादा राजनीतिक उपलब्धियां नहीं है बहराम शाह की, तो बस ये ज़रूर याद रखिए, उनके टाइम में ही जो नायब पद का सृजन किया गया था। तो अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत नायब पद का सृजन किस शासक के काल में हुआ, तो बहराम शाह। ठीक है, और नायब पद पर सर्वप्रथम मलिक इख्तियारुद्दीन ऐतगीन को नियुक्त किया गया। तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और आगे देख लेते हैं। अलाउद्दीन मसूद शाह, इनके बाद देखिए कालक्रम के हिसाब से भी याद रखिए, रज़िया के बाद बहराम शाह, बहराम शाह के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह। तो 1242 से 1246 इनके शासनकाल में बलबन ने नासिरुद्दीन महमूद तथा उसकी मां से मिलकर नासिरुद्दीन महमूद को शासन पर बैठाया। तो अलाउद्दीन, इसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह शासन संभालते हैं, और इनके शासनकाल में बलबन ने नासिरुद्दीन महमूद तथा उसकी मां से मिलकर नासिरुद्दीन महमूद को शासन पर बैठाया। तो ये देख लीजिएगा। और सुल्तान ने बलबन को नायबे मामलकात के पद पर नियुक्त किया। तो बलबन ही उनके टाइम में बहुत ज़्यादा
मतलब एक तरीके से इनका शासन बड़ा हस्तक्षेप रहा, तो उन्होंने क्या किया कि इनको नायब मामलकात के पद पर, एक बहुत अच्छा पद माना जाता था, उसके पद पर नायब मामलकात के पद पर नियुक्त कर दिया गया नासिरुद्दीन महमूद ने। 1246 से 1266 तक इनका शासनकाल रहा है और 1253 से 54 के संक्षिप्त अंतकाल को छोड़कर बलबन दिल्ली सल्तनत का वास्तविक शासक बना रहा। तो ये बलबन ही लगभग वास्तविक शासक बने रहे। सुल्तान ने बलबन को उलुग खां की उपाधि दी। किसने? नासिरुद्दीन महमूद, इन्होंने, ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद ने उलुग खां की उपाधि दी थी बलबन को। तो याद रखिएगा, बलबन को उपाधि ये उलुग खां की किसने दी थी? नासिरुद्दीन महमूद ने। और लगभग यही शासन भार भी शासन के कार्यभार को देखते थे। पूर्व में बलबन को हासी भेज दिया गया था, तो बाद में जो है सुल्तान कुरान की हस्तलिपियाँ तैयार करता था। इसके काल में पहली बार भारतीय मुसलमान इमादुद्दीन रेहान को उच्च पद वकील दर पर नियुक्त किया गया। तो ये शासक जो था नासिरुद्दीन महमूद बहुत ही उदार प्रवृत्ति के थे और ये जो है कुरान की प्रतियाँ भी लिखते थे, हस्तलिपियाँ तैयार करते थे और बाकी जो ज़्यादातर कार्यभार ये बलबन देखते थे। तो इस तरीके से, और बलबन इन्हीं के टाइम में सब पहली बार भारतीय मुसलमान इमादुद्दीन रेहान को उच्च पद वकील दर पर नियुक्त किया गया था। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। आगे देखते हैं। अब इसके बाद जो है बलबन ही शासक बनते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि नासिरुद्दीन महमूद एक लंबे टाइम तक शासन, मतलब उनका रहा है शासनकाल। फिर इसके बाद बलबन जो है शासक बनते हैं 1266 से 1287, ठीक है। तो इनका भी काफ़ी लंबे टाइम तक रहा है, काफ़ी राजनीतिक उपलब्धियां भी देखने को मिलती है। तो देख लेते हैं। और एक नए वंश की तरीके से एक शुरुआत भी होती है यहाँ से बलबन की। तो बलबन बहुत अलग तरीके से, यहाँ काफ़ी नवीनता हमें देखने को मिलती है। तो देख लेते हैं पहले जीवन परिचय। बलबन मूल नाम इनका बहाउद्दीन था, ठीक है। तो इनका मूल नाम क्या था? बहाउद्दीन। तो बलबन का मूल नाम भी पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा, बलबन का मूल नाम बहाउद्दीन। तो सिंहासन पर बैठने के साथ ही एक शक्तिशाली केंद्रित शासन का युग आरंभ हुआ। मतलब एक नवीनता देखने को यहाँ से मिलती है हमें, एक केंद्रीकृत शासन, एक सुदृढ़ीकरण, यानी कि शासक के हाथ में ही शक्तियों का केंद्रित होना। तो कुलीन घरानों तथा प्राचीन वंशों के व्यक्तियों से अपने को संबोधित करने के लिए बलबन ने प्रसिद्ध तुर्की योद्धा अफरासियाब का वंशज घोषित किया। तो उसने खुद को, बलबन ने प्रसिद्ध तुर्की योद्धा अफरासियाब का वंशज भी घोषित किया और वर्णी तुर्की अमीरों का समर्थक था। राजनीतिक उपलब्धियों की बात करें तो बलबन का जो मुख्य कार्य था, सबसे पहला कार्य क्या था? चहलगानी या 40 नामक तुर्की दासों की शक्ति भंग कर सम्राट की शक्ति एवं प्रतिष्ठा को बढ़ाना था। क्योंकि तुर्की चहलगानी का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। तो इन्होंने उसी को सबसे पहले समाप्त कर दिया, क्योंकि यहाँ जो था शक्ति का विकेंद्रीकरण हो जाता था और वही लोग जो है शासक के दुश्मन भी कभी कभी, मतलब एक तरीके से शासक की जो शक्तियाँ थी उसमें गिरावट आने लगती थी। तो यहाँ क्या था? शासक के हाथों में ही शक्ति का केंद्रीकरण हो गया है और उन्होंने इस जो ये वो था संगठन था उसी को समाप्त कर दिया, तुर्की चहलगानी। तो इनका जो मुख्य काम, पहला काम इन्होंने यही किया कि 40 तुर्की दासों का ये संगठन तुर्की चहलगानी को समाप्त कर दिया और शक्ति भंग कर सम्राट की शक्ति एवं प्रतिष्ठा को बढ़ाया। इसके लिए उसने अपने रिश्तेदार शेर खां को विष देकर मार डाला और इसके लिए उसने शेर खां को विष देकर मार डाला। तो कुछ गलत काम भी किए। अपने निजी गुलामों से अमानुषिक व्यवहार करने पर उसने बदायूं तथा अवध के हाकिमों के पिताओं को कठोर सजा दी। बहुत कठोर निर्णय लिए उसने बंगाल विद्रोह को दबाया तथा मेवाती के डाकुओं का दमन किया। मृत्यु के पूर्व बलबन ने बोगरा को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, परंतु बोगरा द्वारा अनिच्छा जाहिर करने पर कैखुसरो को उत्तराधिकारी बनाया गया। पहले तो उसने बोगरा को बनाया, फिर बाद में उसने अनिच्छा जाहिर कर दी तो कैखुसरो को उत्तराधिकारी बनाया गया। उसने गुप्तचर विभाग की स्थापना की। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि तुर्की चहलगानी की स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश ने। गुप्तचर विभाग की स्थापना किसने की थी? बलबन ने की थी।
और मंगोलों से मुकाबला करने के लिए उसने दीवाने अर्ज, ये भी इम्पोर्टेंट है, गुप्तचर विभाग, दीवाने अर्ज, ये तो बहुत पूछा जाता है। तो बलबन ने दीवाने अर्ज को पुनर्गठित किया या दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना भी की। उसने पहली बार मंगोलों के आक्रमण के प्रति सुनिश्चित योजना का क्रियान्वयन किया। तो मंगोल के आक्रमण उस टाइम चल रहे थे, इल्तुतमिश के टाइम में भी हमें देखने को मिलते हैं, और उन्होंने काफ़ी सामना भी किया। इसके बाद इन्होंने एक उन आक्रमणों के प्रति सुनिश्चित योजना का क्रियान्वयन जो है बलबन ने किया। उसने रक्त एवं लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया। तो ये इम्पोर्टेंट है, लौह एवं रक्त की नीति किसकी थी? ये बलबन की थी, यानी कठोर। उसने सिक्कों पर खलीफा का नाम भी खुदवाया। तो ये उसने अमीर खुसरो तथा अमीर हसन को राज्याश्रय दिया। तुर्क अमीरों के प्रभाव को कम करने के लिए बलबन ने सिजदा तथा पापोस की प्रथा आरंभ की। तो तुर्क अमीरों के प्रभाव को कम करने के लिए बलबन ने सिजदा तथा पापोस, सम्राट के सामने झुककर पाँव को चूमना, पापोस कहते हैं, की प्रथा आरंभ की, जो मूलतः ईरानी तथा गैर इस्लामी था। तो ये एक नई प्रथा थी, नवीन प्रथा थी, तो बलबन ने ही इस प्रथा को आरंभ किया। तो यहाँ से भी प्रश्न खूब बनता है। देखिए आगे, बलबन की मृत्यु के बाद कैखुसरो सुल्तान बना, लेकिन दिल्ली के अमीरों ने उसे अपदस्थ कर बलबन के एक और पौत्र कैकुबाद को सुल्तान बना दिया। तो कैखुसरो के बाद कैकुबाद, तो आप इनका क्रम याद रखिएगा। कैकुबाद को सुल्तान बना दिया। कैकुबाद के पिता बोगरा खां के जीवित रहने पर ही उसे सुल्तान बना दिया गया था। तो कैकुबाद ने जलालुद्दीन खिलजी को अपना सेनापति बनाया। बाद में तुर्क सरदारों ने उसके पुत्र शमसुद्दीन कैमुअर्स को सुल्तान घोषित किया। फिर जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया? कैमुअर्स की हत्या कर खिलजी राजवंश की स्थापना कर दी। तो इस तरीके से कैमुअर्स की हत्या हो गई, जलालुद्दीन खिलजी ने कैमुअर्स की हत्या कर दी और एक नए राजवंश खिलजी राजवंश की स्थापना होती है। बलबन का जो राजत्व सिद्धांत था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ मेंस में भी प्रश्न बनता है, प्री में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो बलबन के विचार में राजा जो था पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि था। तो यही इसका राजत्व सिद्धांत था, मतलब राजा को सर्वोच्च दिखाना, किंतु उसे अपने पद का गौरव बनाए रखने के लिए कुछ कर्तव्य सच्चाई से पालन करने चाहिए, जैसे धर्म की रक्षा करना, शरीयत के नियमों का पालन करना, दुराचार एवं पाप कर्मों को रोकना, धर्मनिष्ठ मनुष्यों को उच्च पदों पर नियुक्त करना तथा समान भाव से न्याय करना। उसने इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद बिगड़ी कानून व्यवस्था की स्थिति को व्यवस्थित किया, चोरों डाकुओं का दमन किया, राजपूत जमींदारों के शासन के विरुद्ध विद्रोह को कुचल दिया। तो ये जो है आपने देखा। इसके अलावा हम इसको फिर से देख लेते हैं। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल था 1206 से 1210, आराम शाह 1210 से 1211, इल्तुतमिश, फिर रुकनुद्दीन फिरोज, फिर रज़िया, फिर बहराम शाह, फिर मसूद शाह, फिर नासिरुद्दीन महमूद, फिर बलबन, फिर कैकुबाद। तो ये आपको शासकों का कालक्रम देखने को मिलता है। तो इतना ही आज इस वीडियो में देखेंगे। कल के वीडियो में हम खिलजी वंश से शुरुआत करेंगे। तो खिलजी वंश में भी जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी को पढ़ेंगे, फिर बाद में तुगलक वंश, और इस तरीके से हम क्रम से आगे बढ़ते चले जाएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।